हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के स्पेशल एग्जाम का फाइनली नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज ही 5 मार्च 2025 हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। क्लियर है। और गाइज 100% ऑथेंटिक और रियल क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे गए वो ही हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए और लास्ट तक देखिएगा। क्लियर है। इन वीडियोस की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सभी से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट आप करके रखिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। और गाइज यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ी सी यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक मिलेगी ना, इस पर आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा आपकी एग्जाम कब है, यहाँ से बताए। तो इस लिंक पर क्लिक करके आप हमें बता सकते हैं कि आपकी एग्जाम जो है किस तारीख को है और किस शिफ्ट में है ना, ताकि हम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाएँ, हेल्प कर पाएँ आप सभी लोगों की। तो एक बार जाकर इस फॉर्म को जरूर से फिल आउट कर दीजिएगा, वहाँ से एग्जाम सेलेक्ट कर लीजिएगा किस दिन है और किस शिफ्ट में। बस इतना ही काम करना है, सबमिट कर दीजिएगा। क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे शानदार वीडियो सेशन को। लगभग पूरे क्वेश्चंस हमारे पास में हैं जीके जीएस करंट अफेयर के, जो कि इस वीडियो में हम कवर करेंगे। पहला जो क्वेश्चन आज पूछा गया है, ये क्वेश्चन बना है ओडिशा के वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी किस पार्टी से संबंधित है। ये आपसे क्वेश्चन बना है। कल भी आपसे सीएम वाला क्वेश्चन बना था, है ना। और कल ही हमने बता दिया था कि सीएम, डिप्टी सीएम, गवर्नर और लेफ्टिनेंट जो गवर्नर होते हैं इन सभी को अच्छे से देख लीजिएगा, क्वेश्चन आगे आपके बनेंगे। तो गाइस अभी गवर्नर से स्टार्ट नहीं हुए हैं क्वेश्चंस, पर आप देख के रखिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है। कोई मतलब पता नहीं है किसी को कब कौन सा क्वेश्चन पूछ ले, इसलिए सब प्रिपेयर करके रखिएगा। तो उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हैं, किस पार्टी से है, तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से ये हैं, बीजेपी, है ना, याद रखना है। 12 जून 2024 से ओडिशा के वर्तमान मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं मोहन चरण मांझी, इनका नाम है। 1946 से अब तक ओडिशा में 14 मुख्यमंत्री हुए हैं, तो 14वें नंबर के हैं ये। सन 2000 से 2024 तक ओडिशा के इतिहास में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले बीजू जनता दल, है ना, बीजेडी के हैं, बीजेडी, और इनका नाम है नवीन पटनायक। ये उड़ीसा के सब इतिहास में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं, याद रखिएगा, मुख्यमंत्री है ये। 2000 से 2024 तक कुल 24 साल ये रहे हैं, 2000 से 2024 तक, याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, एचआईवी का फुल फॉर्म क्या है। एचआईवी का फुल फॉर्म आपसे पूछा है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, वायरस होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एचआईवी का फुल फॉर्म है ये, है ना। और एड्स की अगर अपन बात करें, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है एड्स का फुल फॉर्म। तो एड्स का भी आप याद रखिएगा। एचआईवी का मतलब है मानव ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, और ये एक वायरस है जो शरीर की प्रतिरक्षा जो प्रणाली होती है इस पर हमला करता है, अटैक करता है, जिससे संक्रमण और बीमारी से लड़ना कठिन हो जाता है। यदि इसका उपचार न किया जाए तो एचआईवी एड्स अधिग्रहण इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम का कारण बन सकता है, जो एक जीवन धमकाने वाली बीमारी है ना। तो ये एड्स का कारण बेसिकली बन सकता है एचआईवी, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े उससे पहले बता दे गाइज, ये हमारी आरपीएफ कांस्टेबल वाली स्पेशल टेस्ट सीरीज है। 79 की जगह सिर्फ आपको 49 रुपीज़ की प्राइस पर अब आपको ये मिल रही है, लिमिटेड टाइम है। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए। जिन लोगों का एग्जाम अभी बाकी है उनके लिए बेस्ट है, एक बार डेमो भी चेकआउट कर लीजिएगा। और जो टॉपिक आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं वो सारे टॉपिक यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आप अच्छे से उनको पहले ही प्रिपेयर कर लीजिएगा एग्जाम से पहले। यही सजेशन देना चाहेंगे, काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि किस तरीके से आगे की तैयारी को कंटिन्यू करना है। तो गाइस यही कहना चाहेंगे कि जो टॉपिक आपकी एग्जाम में लगातार बन रहे हैं ना, हम डेली बेसिस पर शिफ्ट वाइज तीनों शिफ्ट का एनालिसिस वीडियो कवर करवा रहे हैं और आपको हम पूरा बता भी रहे हैं कि कौन से सब्जेक्ट में किस टॉपिक से क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो जो जो टॉपिक आपके एग्जाम में आ रहा है ना उनको अच्छे से देख कर दिया, जहां से ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं उनको और अच्छे से प्रिपेयर कर ले, ताकि उनसे एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो पाए, है ना। तो यही कहना चाहेंगे कि सारे टॉपिक इसमें अप टू डेटेड है, हमने अपडेट करके रखे हैं। एक बार जाइए जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। सिर्फ 49 रुपीज़ की प्राइस में आप यहाँ से इससे कई गुना ज़्यादा रिटर्न ले सकते हैं, कहीं ज़्यादा गुना आप अपना स्कोर यहाँ से ग्रो कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। एक बार जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। और इसके अलावा हमारी आरआरबी एनटीपीसी के लिए भी अवेलेबल है। आरआरबी ग्रुप डी की है, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस के लिए भी अवेलेबल है ना। और ये मध्य प्रदेश एग्जाम के लिए स्पेशल है। तो इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में, सिर्फ 79 रुपीज़ के प्राइस पर आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन बना है, ये बना है भारतीय संविधान का जो 86वां संशोधन है, इसके तहत किस अनुच्छेद को जोड़ा गया, तो अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया। सन 2002 में भारत के संविधान में 86वां संशोधन किया गया। इसने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया है। और एक नया जो अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया,
जिसने 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बेसिकली बना दिया। तो राज्य नीतियों के सिद्धांत के अनुच्छेद 45 में परिवर्तन किए गए थे और इसने 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के लिए, है ना, 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को राज्य नीतियों का जो निर्देशन सिद्धांत है DPSP बेसिकली बनाया है। और इसने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान किए जो कि बच्चों के माता पिता का मौलिक कर्तव्य है ना। संविधान का जो अनुच्छेद 51A है ये मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत में क्राउन रूल्स को किस अधिनियम जो था इसके तहत लागू किया गया था? तो ये था भारत सरकार अधिनियम 1858। इससे क्वेश्चन लगातार आपके बन रहे हैं, है ना। तो भारत सरकार अधिनियम था 1858। इसको कंपनी के शासन को, इसने जो है कंपनी के शासन को समाप्त करने के लिए पारित किया गया था इसको, और इसे ब्रिटिश ताज में स्थानांतरित कर दिया गया था। आपको ये याद रखना है, जो कि 1857 के विद्रोह का परिणाम था। तो 1857 के विद्रोह के बाद में जो था भारत सरकार अधिनियम लाया गया, जिसने कंपनी के शासन को समाप्त करके भारत में ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित या स्थानांतरित कर दिया था। याद रखना है आपको। महारानी विक्टोरिया 1858 में ब्रिटेन की रानी थी और भारत का सर्वोच्च निकाय भी ब्रिटिश संसद को हस्तांतरित कर दिया गया था इसके बाद में। तो वर्ष 1876 में महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की घोषणा की और यह नया शीर्षक जो है 1 जनवरी 1877 से दिल्ली दरबार में घोषित किया गया था। शासन की यह जो प्रणाली है वर्ष 1947 तक चली, जब भारत में के ब्रिटिश प्रांतों को भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया था। तब तक ये बेसिकली चली थी 1876-77 से 1947 तक। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ पर खत्म हुआ था? तो मेरठ से शुरू हुआ था और एक ग्वालियर में खत्म हुआ था। तो 1857 का विद्रोह जो है मेरठ में शुरू हुआ था, ग्वालियर में खत्म हुआ। ये विद्रोह जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ था और इसे सिपाही विद्रोह या स्वतंत्रता का पहला युद्ध भी कहा जाता है। 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह शुरू हुआ था। विद्रोह के मुख्य जो केंद्र थे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर था। और 20 जून 1858 को ग्वालियर में विद्रोहियों की हार हुई और इस विद्रोह में दोनों पक्षों की ओर से अत्याचार बेसिकली हुए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत के संविधान में अनुच्छेद 13 में क्या है? बेसिकली ये क्वेश्चन बना है। तो मौलिक अधिकारों से असंगत या उन्हें कम करने वाली विधियां शून्य होंगी, ये कहता है अनुच्छेद 13। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के मुताबिक मौलिक अधिकारों से असंगत या उन्हें कम करने वाली विधियां शून्य होगी। यह अनुच्छेद संविधान के भाग 3 में शामिल है। तो संविधान के लागू होने के पहले, है ना, भारत में लागू विधियां अगर वे मौलिक अधिकारों से असंगत है तो वे शून्य होंगी। राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को छीनता या उनमें कमी का लाता हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है ये आपका सुप्रीम कोर्ट से बना है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने वाला कथन वाला एक क्वेश्चन था जो कि एग्जैक्ट नहीं मिल पाता है, आपको बताइए। तो अनुच्छेद 124(4) में निर्धारित महाभियोग की जो कठोर प्रक्रिया है इसके माध्यम से इनको पद से हटाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 124(4) में निर्धारित महाभियोग की कठोर प्रक्रिया के माध्यम से ही किसी न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। एकमात्र आवश्यकता यह है कि संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव पेश किया जाना चाहिए, साथ ही उस सदन के अधिकांश सदस्यों की स्वीकृति भी होनी चाहिए। अगला कदम यह है कि प्रस्ताव को सीमित, है ना, समिति के समक्ष पेश किया जाए ताकि यह पता लगाया जा सके कि न्यायाधीश को कदाचार या अक्षमता का दोषी पाया गया है या फिर नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। ये एक पॉइंट और बच गया है। यदि यह हटाने के लिए पाया जाता है तो इसे संसद के दोनों सदनों में मतदान के लिए रखा जाता है और यह समान रूप से प्रदान करता है कि दोनों सदनों के 2/3 सदस्य इस तरह से जो निष्कासन है इसके पक्ष में मतदान करते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है ये क्वेश्चन है आपका, धन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो ये लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा करेक्ट आंसर रहेगा। धन विधेयक को संसद के निचले सदन लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, इसे राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही लोकसभा में पेश किया जा सकता है और धन विधेयक को सिर्फ मंत्री पेश कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, 1991 के अंदर कौन सी नीति आई थी? तो नई आर्थिक जो नीति थी NEP न्यू पॉलिसी आई थी, है ना। तो आपको याद रखना है साल 1991 में भारत में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी और ये जो नीति थी आर्थिक नीति, ये जो नीति थी आर्थिक संकट से निपटने के लिए लागू की गई थी। इसे उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के मॉडल पर के नाम से भी जाना जाता है। LPG मॉडल, LPG लिबरलाइजेशन, है ना, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इसको कहा जाता है। हमने ऑलरेडी आपको कई बार बता चुका है इसके बारे में, है ना। तो इस नीति की जो शुरुआत है 24 जुलाई को हुई थी 1991 को। तत्कालीन प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव और केंद्रीय वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, है ना, इस टाइम पर।
अगला क्वेश्चन पूछा गया अनुच्छेद 21A जो है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। तो 86वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में हुआ था, इसके तहत ये जोड़ा गया था। दो क्वेश्चन बेसिकली इससे बने थे। सन 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 21A को सम्मिलित करके 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा का अधिकार दिया है, और इसने राज्य के नीति निषेध सिद्धांत अनुच्छेद 45 के विषयों को भी बदल दिया है। अगला क्वेश्चन बना है ग्लोबलाइजेशन से करके क्वेश्चन था 1981 से क्वेश्चन। 1991 में संकट ने जो 1991 का संकट था, इसने सरकार के लिए एक अधिक व्यापक आर्थिक सुधार एजेंडा शुरू करने के लिए उत्प्रेरक का काम किया, है ना। और 1991 में भारत के आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई थी और देश वैश्वीकरण की राह पर चलने लगा था। इन सुधारों के तहत विदेशी व्यापार को बढ़ावा दिया गया, निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया गया और सरकारी हस्तक्षेप जो है कम किया गया। इन सुधारों को उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, एलपीजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 32 से किससे संबंधित है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 से संवैधानिक उपचारों का अधिकार जुड़ा है। यह अनुच्छेद संविधान के भाग 3 में शामिल है और इस अनुच्छेद के जरिए मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों से कानूनी उपचार लेने का अधिकार दिया गया है। तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिए गए कि बंदी, प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश और अधिकार परीक्षा, है ना। तो ये चीजें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कोप 19 से क्वेश्चन आपका बना है। COP कोप 19 का तात्पर्य पूछा गया है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकारों के 19वें सम्मेलन या वन्य जीव जो जंतु हैं उनके वनस्पतियों के लिए लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर कन्वेंशन के पक्षकारों के 19वें सम्मेलन से ये बेसिकली हो सकता है ना। चलिए, और गाइज ये हमारी स्पेशल ई बुक है, जीके की स्पेशल ई बुक है जो TCS के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। सिर्फ 25 रुपीज़ की प्राइस पर आप इसमें इनरोल कर सकते हैं और 1500 से अधिक लेटेस्ट क्वेश्चंस यहाँ से आप पूरे कवर कर सकते हैं सिर्फ 25 रुपीज़ की प्राइस में। तो अगर आप डेमो अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाइए डेमो चेकआउट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना एप्लीकेशन की, वहाँ से डेमो आप देख सकते हैं। ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है शक्ति युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में हुआ था। शक्ति जो युद्धाभ्यास है ये भारत और फ्रांस के बीच में हुआ था। शक्ति युद्धाभ्यास या शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होने वाला एक द्विपक्षीय सेना अभ्यास है और इस अभ्यास का मकसद दोनों देशों की संयुक्त सेना क्षमता का बढ़ाना होता है, इसको बढ़ावा देना था। भारत और फ्रांस के बीच होने वाला यह अभ्यास जो है रक्षा संबंधों को मजबूत करता है और इस अभ्यास से दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच अंतर संचालन क्षमता और सौहार्दपूर्ण व्यवहार का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है निम्नलिखित गुप्त वंश के राजाओं को कालानुक्रमिक क्रम की व्यवस्था कीजिएगा, है ना। तो क्रम के हिसाब से आपको यहाँ पर व्यवस्थित करना था। श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त और समुद्रगुप्त। तो आपको यहाँ से जो करेक्ट आंसर रहेगा देखिए इस तरह से रहेगा। ये पहला आएगा, पहले तो श्रीगुप्त आएगा पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर समुद्रगुप्त आएगा, तीसरे नंबर पर ये आएगा चंद्रगुप्त, है ना, तीसरे नंबर पर, और चौथे नंबर पर आएगा स्कंदगुप्त। तो इस तरह से ये करेगा, पहला, दूसरा श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, उसके बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर आएगा स्कंदगुप्त, है ना, इस हिसाब से आएगा। तो गुप्त साम्राज्य में गणित और विज्ञान का बहुत विकास हुआ था। खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने इन्होंने ब्रह्मांड के बारे में कई महत्वपूर्ण खोजें की। गुप्त साम्राज्य में मूल रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार शामिल थे और गुप्त साम्राज्य का संचालन जो था स्थल था ये उत्तर प्रदेश और प्रयाग में सत्ता का केंद्र था। अगला क्वेश्चन पूछा गया DPSP से। DPSP में गांधीवादी विचारधारा और साम्यवादी विचारधारा से संबंधित क्वेश्चन बना था। गांधीवादी विचारधारा का मुख्य जो ध्यान था यह नैतिकता, समानता, अहिंसा और धार्मिक सहिष्णुता पर था और इसका प्रभाव DPSP के कुछ प्रावधानों में दिखाई देता है, जैसे कि समाज के निचले वर्गों के अधिकारों का संरक्षण। इसके अलावा साम्यवादी की बात करें, साम्यवादी विचारधारा का लक्ष्य संपत्ति का समान वितरण, श्रमिकों के संरक्षण, अधिकारों का संरक्षण करना। जो DPSP के कई जो प्रावधान है इनमें मेल खाता है, जैसे मूलभूत शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक न्याय आदि। आइए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन बना है ये आपका पूछा गया है राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या है, सदस्य संख्या कितनी होती है। 250 करेक्ट आंसर रहेगा। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है और वर्तमान में जो संख्या है 245 है। राज्यसभा की सदस्य संख्या का जो निर्धारण कैसे होता है ना, तो 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व होता है और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कौन सा वंश उस वंश का हिस्सा नहीं था। इस तरह से क्वेश्चन था, ये एग्जैक्ट समझ में नहीं आया कि क्या क्वेश्चन था।
अगला क्वेश्चन है विशाल स्नानागार जो ग्रेट बाथ था, ये कहाँ मिला था? तो ये मोहनजोदड़ो की जो खुदाई थी इसमें मिला था। विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है इसके मोहनजोदड़ो में मिला था। ये सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था और ये हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। इसे प्राचीन विश्व का आरंभिक सार्वजनिक जल टंकी भी कहा जाता है। प्रारंभिक देखिए पुरातात्विक प्रमाणों के मुताबिक अगर बात करें तो इसका निर्माण 3री सहस्राब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, अगला क्वेश्चन बना है डीएनए आरएनए से, है ना। डीएनए और आरएनए दोनों न्यूक्लिक एसिड है जो जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। तो डीएनए और आरएनए दोनों न्यूक्लिक एसिड है जो जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। डीएनए सभी जीवित जीवों में अनुवांशिक पदार्थ है, जबकि आरएनए जो है कुछ वायरसों में अनुवांशिक पदार्थ होता है। तो डीएनए और आरएनए अपनी संरचना, कार्य और उनमें उपस्थित क्षारों के प्रकार से भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार का हनन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 13 करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 13 है इसके मुताबिक मौलिक अधिकारों के से असंगत या उनका हनन करने वाले कानून शून्य होते हैं। यह अनुच्छेद न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत के लिए आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है ये करंट अफेयर का है। रामायण में भगवान राम की भूमिका निभाने वाले, है ना, रामायण में भगवान राम की भूमिका निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल लोकसभा चुनाव 2024 में कहां से जीते हैं? तो मेरठ से जीते हैं। अरुण गोविल ने लोकसभा चुनाव 2024 में मेरठ से चुनाव जीता है और वहां भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरे थे और मेरठ लोकसभा क्षेत्र से उन्होंने अपनी जीत दर्ज की है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? बुनियादी और पूंजीगत उद्योगों को बढ़ावा देना। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य बुनियादी और पूंजीगत उद्योग को बढ़ावा देना। इसके जरिए देश में कोयले का उत्पादन बढ़ाया गया और भिलाई, दुर्गपुर और राउरकेला में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट और स्टील प्लांट लगाए गए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है ये क्वेश्चन बना है एमपोक्स से। एमपोक्स, एम का आपका मतलब पूछा है एमपोक्स में, तो मंकी हो जाएगा, है ना। एमपोक्स जिसे पहले मंकी पोक्स कहा जाता था, एक वायरल संक्रमण है जो पोक्स वायरस के परिवार से संबंधित है। तो एम का मतलब मंकी मंकी यानी कि बंदर से है और पोक्स का जो मतलब है ये वायरल संक्रमण की एक श्रेणी से है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है 1907 में किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने जर्मनी के स्टेट गार्ड में ध्वज जिसे सप्तर्षि ध्वज के रूप में जाना जाता है उसे फहराया था? तो मैडम कामा ने फहराया था। मैडम कामा ने 1907 में स्टटगार्ड जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में पहला भारतीय राष्ट्रध्वज जो है फहराया था। मैडम कामा ने हरा, भगवा और लाल पट्टी का तिरंगा ध्वज फहराया था। लाल रंग ने शक्ति का प्रतिनिधित्व किया, भगवा रंग ने जीत और हरा रंग ने साहस और उत्साह के लिए बेसिकली प्रतिनिधित्व किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा पूछा गया है UNFCCC, है ना, UNFCCC COP29 की मेजबानी किस देश ने की है? तो COP29 जो है सम्मेलन है 2024 में UAE यूनाइटेड अरब अमीरात द्वारा आयोजित किया गया है ना। और इस सम्मेलन जो सम्मेलन है दुबई में हुआ। ये सम्मेलन जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए देशों के बीच बातचीत और नीति निर्माण का एक महत्वपूर्ण मंच है। अगला क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य का अंत किस मुगल सम्राट के साथ हुआ? तो बहादुर शाह जफर करेक्ट आंसर रहेगा। मुगल साम्राज्य का अंतिम जो मुगल सम्राट था ये था बहादुर शाह जफर। इसी के साथ में मुगल साम्राज्य का अंत हुआ था। 21 सितंबर 1857 को उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और इसके बाद ब्रिटिशों ने मुगल साम्राज्य की जगह पर अपना शासन स्थापित कर लिया था। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 32 करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 जो है सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है। रिट जो है किसी विशेष तरीके से अधिनियमित करने या अधिनियम से दूर करने के लिए अदालत या अन्य कानूनी प्राधिकरण के नाम पर लिखित आदेश का एक रूप होती है। इसके अलावा नदी और झील से एक करके क्वेश्चन बना था, है ना, मिक्स क्वेश्चन था नदी और झीलों से। एक क्वेश्चन पूछा गया संगम युग के दौरान कौन सा राजवंश सत्ता में नहीं रहा था? पल्लव वंश करेक्ट आंसर रहेगा। पल्लव वंश जो है संगम युग के दौरान सत्ता में नहीं था। संगम युग के दौरान 3 राजवंश चेरो, चोलो और पांड्यों का शासन था। इन राजवंशों के बारे में जानकारी का जो मुख्य स्रोत है संगम काल के साहित्यिक संदर्भों से पता लगाया जाता है। ये कुछ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है हमारी जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, डेमो नहीं देखा तो देख लीजिएगा। लेटेस्ट है, सिर्फ 79 की प्राइस पर इनमें इनरोल कर सकते हैं। लेटेस्ट बटन पर बेस्ड है, 2025 के स्पेशल एग्जाम के लिए अवेलेबल है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार डेमो जरूर से चेकआउट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेस्ट टाइम है आपके लिए इनरोल करने का। अगला क्वेश्चन है शर्करा के एल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो किण्वन इसको कहा जाता है। शर्करा के एल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। यह एक जैविक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है इस प्रक्रिया में शर्करा
कि अणुओं को यीस्ट और जीवाणु जैसे रोगाणुओं की मदद से एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, वेग का सूत्र क्या है? ये क्वेश्चन आपसे बना है, तो वेग बराबर विस्थापन बटा समय हो जाएगा। बैसाखी किस राज्य में मनाई जाती है? पंजाब करेक्ट आंसर रहेगा। बैसाखी जो है पंजाब, बैसाखी जो है बैसाखी के महीने का पहला दिन होता है और आमतौर पर हर वर्ष 13 या 14 अप्रैल को ये मनाई जाती है। सिखों के लिए महत्वपूर्ण दिन है। इट इज द मेन हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब स्टेट, है ना। तो ये खालसा का जन्मदिन भी है। अगला क्वेश्चन है, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है क्या कहलाता है? दोआब इसको कहा जाता है। दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको। वैश्वीकरण का तात्पर्य क्या है? तो दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाओं, समाजों, संस्कृतियों और राजनीतिक प्रणालियों का आपस में जुड़ना, यह होता है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन इसको कहा जाता है। वैश्वीकरण का मतलब आपको बता दिया है, जुड़ना होता है। वैश्वीकरण की वजह से दुनिया भर में वस्तुओं, सेवाओं, सूचना प्रौद्योगिकी और धन का आदान प्रदान तेजी से होने लगता है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सुधार नीति कब लागू हुई थी? तो 24 जुलाई को हुई थी 1991 में। भारत में आर्थिक सुधार नीति 24 जुलाई 1991 में लागू हुई थी। ये नीति नरसिम्हा राव सरकार ने लागू की थी और इस नीति को नव उदारवादी नीति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व कौन से भाग में है? तो भाग 4 में देखने को मिलते हैं। गाइज आपको हम बार बार बता रहे हैं कि क्वेश्चंस काफी ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा रहे हैं वहां से भी आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं और जो क्वेश्चंस बन चुका है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। इसलिए आप सभी से हम बोलते हैं कि डिटेल्ड एनालिसिस देखा करें। डिटेल्ड एनालिसिस से ज्यादा बेनिफिट आपको होता है, वहीं से क्वेश्चन बैक टू बैक निकल कर आ रहा है। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य नीति निर्देशक जो है डीपीएसपी शामिल है। यह अनुच्छेद 36 से 51 तक आते हैं। अगला है, पुर्तगाली का संबंध किससे है? तो भारत, यूरोप और स्पेन जैसे देशों से है पुर्तगाली का संबंध। भारत में पुर्तगालियों का जो आगमन हुआ 15वीं शताब्दी के अंत में हुआ था, है ना। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा था जो कि 1499 ईस्वी में भारत में कालीकट जो बंदरगाह है इस पर पहुंचा था। पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर व्यापारिक चौकी स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया, शास्त्रीय नृत्य कितने होते हैं? तो 8 शास्त्रीय नृत्य भारत में। भरतनाट्यम जो कि आपका केरल का है। कथक ये उत्तर प्रदेश का है। कथकली ये भी केरल का है आपका। कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का है ना, आंध्र प्रदेश का। ओडिसी उड़ीसा का है। सत्रिया ये असम का है ना। मणिपुरी मणिपुर का है। और मोहिनीअट्टम ये आपका केरल का है। और भरतनाट्यम कहाँ का है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, माफ कीजिएगा, तमिलनाडु का, है ना। मोहिनीअट्टम और कथकली ये केरल का है। बाकी ये जो भरतनाट्यम है ये तमिलनाडु का है। तो आप वापस जाएंगे, आपने केरल बता दिया गलती से बाय मिस्टेक। भरतनाट्यम तमिलनाडु आपको याद रखना है ना। तो सारे का हमने स्टेट भी बता दिए, इस हिसाब से आपको याद रखना है। धोलावीरा क्वेश्चन बना है धोलावीरा से। धोलावीरा वह स्थान है जहां हड़प्पा सभ्यता के ही हिस्से के अवशेष जो है मौजूद है। धोलावीरा गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है और ये शहर खादिर बेट नामक द्वीप पर स्थित है। और ये 5 सबसे बड़े हड़प्पा स्थलों और पुरातात्विक स्थलों में से एक है। तो यहाँ पर गाइस जितने भी क्वेश्चंस आज के आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे लगभग पूरे के पूरे हमने बताने की कोशिश करी है। जितने ज्यादा क्वेश्चंस हमें मिल पाते हैं पूरा हम लगभग कवर आपको करवा देते हैं, है ना। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एग्जाम जैसे ही छूटे सबसे पहले क्वेश्चंस बताने की कोशिश करें ताकि हम आपके लिए सबसे पहले सबसे सटीक जो डेटा है वो आपको हम प्रोवाइड करवा पाएं, है ना। तो इसके लिए आप सभी की काफ़ी ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत होती है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम की, वहाँ से आप हमें सीधे टेलीग्राम पर क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं जब भी आपकी एग्जाम शिफ्ट छूटती है। अब हम मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस फटाफट कवर कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में आज पूछे गए। क्लियर है? ये इनके बारे में ऑलरेडी हम आपको बता ही चुके हैं। क्लियर है? इन सभी के बारे में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और ये हमारी स्पेशल ई बुक है, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में सिर्फ 25 में मिल जाएगी नाम मात्र की प्राइस में। मैथ्स की अगर अपन बात करेंगे, मैथ्स का पहला जो टॉपिक है ये बना है 3 क्वेश्चन इससे बने हैं अप्रॉक्स 3 क्वेश्चंस बता रहे हैं नंबर सिस्टम से। इसके अलावा रेशियो और प्रोपोर्शन से आपके 2 क्वेश्चंस बने हैं। मेंसुरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन है। स्पीड टाइम डिस्टेंस से 3 क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क से आपका 1 + 1 पाइप एंड टंकी से था, एक टाइम एंड वर्क से था, तो 2 क्वेश्चन आपके इससे बने, है ना। एक एलजेब्रा से आपका पूछा गया और सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 3 से 4 क्वेश्चंस बने। एवरेज से 3 क्वेश्चन है। परसेंटेज से 2 क्वेश्चन है और प्रॉफिट एंड लॉस से 4 क्वेश्चन बने। इसके अलावा फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन से 3 क्वेश्चन पूछे गए। क्लियर है? रीजनिंग की अगर अपन बात करें तो रीजनिंग में आपका एनालॉजी से 4 क्वेश्चन थे, क्लासिफिकेशन से 2 थे, सीरीज से 3 क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन बने, पजल सिटिंग अरेंजमेंट से तो 2 पजल से बने, 3 सिटिंग अरेंजमेंट से 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से बने। ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन थे, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से 2 से 3 क्वेश्चन थे, रैंकिंग एंड ऑर्डर से 3 क्वेश्चन थे आपके, वेन डायग्राम से क्वेश्चन था, स्लोज में से 2 से 3 थे, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन थे, नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज से 2 थे। इसके अलावा ये और जो टॉपिक थे इनसे क्वेश्चन आई थिंक नहीं था। मिरर एंड वाटर इमेज से 2 से 3 क्वेश्चन आपके बने थे।
तो ये हमने सारे टॉपिक आपको कवर करवा दिए जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं। आई थिंक आपको अच्छे से कवर, यहाँ सारी चीज़ें आपने कवर कर ली होगी, आपको आइडिया लग चुका होगा किस तरह का पेपर आपका आ रहा है ना। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। और ये हमारी स्पेशल जो टेस्ट सीरीज है सिर्फ 49 रुपीज़ की प्राइस पर आपको मिल रही है। तो अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि पहले 79 की थी ये, अब आप सभी की डिमांड के अकॉर्डिंग हमने सिर्फ 49 की कर दी है। तो आपने अगर इनरोल नहीं किया तो बेस्ट टाइम है आपके लिए इनरोल करने का। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डेमो भी चेकआउट कर लीजिएगा, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी। क्लियर है, ये इनके बारे में ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। हमारी अलग अलग और भी टेस्ट सीरीज है CGL वगैरह की, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी की एग्जाम जल्द आपकी होने वाली है। तो इसके स्टार्ट कर दीजिएगा अभी से तैयारी। जो लोग जिनका एग्जाम हो चुका है या जिन्होंने फॉर्म डाला है, एग्जाम नहीं है आरपीएफ वाला, तो वो इनकी स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि इनमें भी आपका लगभग पैटर्न सेम ही रहेगा आरआरबी का, आपको बताइए। तो आप एक बार जरूर से इसको चेकआउट करिएगा, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी। ये हमारी CGL HSL MTS वगैरह की है, और ये MP की एग्जाम के लिए स्पेशल है। तो इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ये 25 रुपीज़ में मिल रही है, जहाँ पर 1500 से भी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आपके बिल्कुल लेटेस्ट वाले कवर हो जाएंगे। और गाइस इन वीडियोस की PDF के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।